हम एजिंग को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम बहुत स्लो कर लेते हैं अपने योग के माध्यम से। या हर कोई चाहता है कि एक टोन फेस, चमकदार स्किन, ब्राइट आईज और हेल्दी हेयर, ये सबको मिले। बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई बेसिक है। रिक्वायरमेंट है ये, क्योंकि लोग अपने लुक्स को लेकर के आजकल बहुत कंसर्न कॉशियस हैं। है, हाँ जी। बिल्कुल। तो फेस योगा में आपको मैं कुछ करने वाली एक्सरसाइज बताती हूँ। ठीक है, फेस बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और एक्सरसाइज करनी है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं नेक की, तो वो आपके जो लिप्स हैं और जॉज हैं वो मिले हुए रहेंगे। स्ट्रेचिंग योर शोल्डर फॉरवर्ड एंड देन बैक। So it will not help to tone your facial muscle, but also help to make your neck muscles flexible and get rid of your cervical problems. So it will help to make your posture more correct, क्योंकि अगर postures आपका झुका हुआ होता है तो अपने आप ही आपकी डबल चिन दिखती है। करेक्ट। That your all the muscles are getting stretched and toned. तो ये सारी जो लाइन की शेप आपको मिलेगी एंड देन ये डबल चिन है ये जाएगी। इसका जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ये पूरा जो आपका ईयर लॉब से लेकर के जो टेम्पल एरिया है इसकी स्ट्रेचिंग होगी। कि मैं अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करती हूँ तो बहुत कॉमन है वो आजकल आपके जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, जितने भी डिजीज रिलेटेड टू योर एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन से आपके डिसबैलेंस की वजह से होता है, जैसे पीसीओडी हो गया, आपका थायराइड हो गया, तो वो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर ही आ गया आपका। उसके अलावा आपके बैक के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन हो गया, आपके जो अपर बॉडी में जो हंच आ गया है आपके बैड पोस्चर की वजह से वो हो गया, तो वो सारे आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर कवर हो जाते हैं। और जो हम बेसिक योग आसन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ कवर होने शुरू हो जाते हैं। 4 तरह का योगा हुए और 8 तरह के आसन हुए, तो एक नॉर्मल बंदा जिसे रोज़ अपने काम पे भी जाना है, जॉब भी करनी है, फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, वो योगा करना तो चाहता है मगर इतना कुछ तो कर नहीं सकता। उसके पास मैक्सिमम 45 मिनट्स हैं, तो वो क्या करे ऐसा जिसके वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। 24 आवर्स आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको पूरे दिन बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपने काम में मन लगेगा, मेंटली बहुत रिलैक्स रहोगे। ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने हर एपिसोड को कुछ इस तरह से आपके सामने पेश करें कि उसमें आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। ना केवल वैल्यू ऐड कर सकें, अगर टॉपिक वास्ट है या कॉम्प्लेक्स है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि आपको और हमको हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है। छोटी सी लाइफ है, अगर हम इसे अच्छे ढंग से जी पाएँ और रोज़ थोड़ा सा और बेहतर कर पाए तो अपना काम हो गया। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज का ये एपिसोड है योगा के बारे में। न सिर्फ योगा के बारे में, हम अगर अपने अर्बन लाइफस्टाइल में जब हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो आधे घंटे में योगा को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, हम ऐसे क्या कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ आसन कर सकें जिससे हमारी लाइफ में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़े। और आज के ज़माने में जब हमें अपनी लुक्स की बहुत वैल्यू है, तो क्या योगा इसमें यूज़फुल हो सकता है? आप एंड तक बने रहेंगे तो हम आपको फेस योगा के कुछ इम्पॉर्टेंट आसनास और हैक्स भी बताएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को और एनहांस कर सकेंगे, अपने फेस में ग्लो ला सकेंगे, अपनी स्किन को टोन कर सकेंगे, अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव कर सकेंगे। और आज हम इसके लिए लाए हैं राज लक्ष्मी जी को आपके पास, जिन्होंने पिछले 25 साल अपनी ज़िंदगी के योगा को ही डिवोट किए हैं। तो राज लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि योगा क्या है और एक आम इंसान को योगा की क्यों ज़रूरत है? बिल्कुल। पहले तो मैं बोलती हूँ कि जो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉपर संस्कृत में, ये योग है।
हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम इसको योगा बोल देते हैं, क्योंकि लास्ट में ए लगता है, YOGA। लेकिन जो शुद्ध वर्ड है बोलने की लैंग्वेज में, संस्कृत में, ये योग है। और संस्कृत का वर्ड है तो ये युज धातु से इसका फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, जिसका मतलब है कि जुड़ना। योग यानी कि जुड़ना, यूनियन, चीज़ों को करीब लेकर के आना। तो ये योग में जो यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम योग, यहाँ पर जो जुड़ाव हो रहा है वो सिर्फ शरीर का ही नहीं, शरीर के साथ में श्वास, आपकी जो ब्रेथ है, बॉडी ब्रेथ, माइंड, सेंसेस, इन सब का कोऑर्डिनेशन है, जिसको ये वर्ड सार्थक करता है योग। तो योग का शुद्ध मतलब यही है कि जुड़ना। दूसरे मतलब में ये होता है कि जैसे कि जो हमारे योग के जो अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग जैसे ऋषियों ने जो दिए हैं अलग किताब के अंदर, उसमें ये है कि जैसे मैं बात करती हूँ भगवद गीता के हिसाब से, योग की जो डेफिनेशन है, जो सूत्र दिया हुआ है, उसमें जो भगवान है वो अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जिसका मतलब है कि लाइफ के अंदर जो बैलेंस क्रिएट करना है, जैसे कि सुख दुख, किसी खाने में, सोने में, कोई भी हम लाइफस्टाइल में जो चीज़ कर रहे हैं, उन सब के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना ही योग है। एक और चीज़ है, सूत्र आता है जिसमें बोलते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म की कुशलता। डे टू डे लाइफ के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको परफेक्शन की तरफ धीरे धीरे लेके जाना, वो भी एक योग है। फिर पतंजलि योग सूत्र के अंदर, जो महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिए हुए हैं, उसके अंदर ये होता है योग अथ योग अनुशासनम, यानी कि जीवन के अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन को क्रिएट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक तरह का योग का सूत्र है, और वो भी आपको योगमय जीवन की तरफ लेके जाता है। ऐसे बहुत से सूत्र हैं। एक और सूत्र है योग चित्तस्य वृत्ति निरोध, ये भी महर्षि पतंजलि का ही सूत्र है, जिसमें योग चित्त की वृत्तियाँ, यानी हमारे जो सेंसेस, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, इसके ऊपर जो वृत्ति है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनको दूर करना। जैसे बॉडी का डिटॉक्स होता है, ऐसे ही हमारे चित्त का, हमारे सेंसेस का भी डिटॉक्स होता है, उसको भी हम योग ही बोलते हैं। तो अलग अलग तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने योग की परिभाषा दी हुई है, जिसका पूरा उद्देश्य है, जो ये पद्धति है, एक तो सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है कि हमारी योग की पद्धति है। अब इसका उद्देश्य ये था कि मानव मात्र के लिए, जो कॉमन ह्यूमन बीइंग हैं, उनके लिए इस पद्धति का अनुसरण करना, उस पद्धति को अपने लाइफस्टाइल के अंदर डालना, जिससे कि वो उस पूरे जीवन का लाभ ले सकें। योग मुक्त होना, रोग मुक्त हो जाना। और जो हम योग मुक्त जीवन बोलते हैं या रोग मुक्त जीवन बोलते हैं, उसमें ये होता है कि सिर्फ शरीर के ऊपर काम नहीं कर रहा है आपका, ये आपके शरीर के अलावा आपके मन के ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, इस सब तरह से आपके सेंसेस के ऊपर, यानी कि इसको बोलते हैं ना कि हम शरीर से शुरू होते होते ये आपके पूरे जीवन के सुधार के लिए एक पद्धति बनी हुई है, जिसको हम फॉलो करके एक प्रॉपर वेलबींग तक हम जा सकते हैं। लाइफ का पर्पस हम इस चीज़ में ढूंढ सकते हैं, ये इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। ओके तो जो योगा है, हम तो मतलब एक कॉमन बंदा है जिसे कुछ नहीं मालूम, वो योगा क्या है? क्या वो आसन है, या वो प्राणायाम है, क्या वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, या वो फिजिकल एक्सरसाइजेज है जो योगा में कवर करी जाती है? जी, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत रेलिवेंट पूछा है, क्योंकि आज के टाइम में योग एक भ्रम भी फैल गया है लोगों के अंदर कि योग हम मैट पे बैठ के कुछ देर का आसन करते हैं, थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी और ये योग हो गया। आसन और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसको हम प्राणायाम बोलते हैं, ये योग का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक पार्ट है, लेकिन योग अपने आप में ये बहुत विस्तार वाली चीज़ है। जैसे कि मैं बताती हूँ, योग के जो 4 हमारे, इसको 4 पाथ ऑफ योगा बोला जाता है, जो हमारा ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है हमें। तो
4 पाद जो है योग के, वो पहला आ जाता है हमारा कर्म योग, भक्ति योग, फिर आगे आपका ज्ञान योग, और चौथा आपका आता है राजयोग। फिर राजयोग के अंदर ही एक सूत्र निकलता है जिसको हम बोलते हैं अष्टांग योग, जहाँ पर महर्षि पतंजलि ने हमें कुछ 8 स्टेप्स दिए हैं जिनको फॉलो करके हम कंप्लीट वेलबींग तक जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि शुरू होते हैं हमारे आसन से लेकर के और ख़त्म होते हैं हमारे धारणा ध्यान समाधि पर जाकर। समाधि यानी कि एब्सोल्यूट ब्लिस की जो फीलिंग होती है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है, दैट इज़ समाधि की अवस्था। तो जब मैं पहली चीज़ लेती हूँ, हम अगर 4 पाद को थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूँगी छोटा छोटा करके। जो पहला है कर्म योग। कर्म योग होता है, हम डे टू डे लाइफ ये बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल कॉमन मैन के लिए लेमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैं इसमें डीप नहीं जाना चाहूँगी। कॉमन मैन के हिसाब से हम जो रूटीन के अंदर जो काम कर रहे हैं, करने लायक काम, जिस काम को करके हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस काम को करते हुए आप एक ईश्वर का ध्यान करते हुए और इस काम को ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, उस काम को बोला हुआ है कर्म योग, जोड़ दिया तो कर्म योग हो गया। कोई भी कर्म करने लायक नहीं होता है, जिस कर्म के अंदर हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और कल्याण की भावना छुपी होती है, किसी के अच्छे की भावना छुपी होती है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, उस काम को हम कर्म योग से जोड़ते हैं। और इसमें हम सारा का सारा जो कर्म फल होता है, यानी कि जो रिजल्ट होता है हमारे कर्म का, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होकर के उस कर्म के को जॉयफुली करके और हम भगवान को समर्पित करते हैं कि ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो मुझे स्वीकार है, वो हमारा कर्म योग बन जाता है। फिर आता है भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर सीधी सीधी चीज़ ये है कि आप ईश्वर की को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसके अंदर फेथ डेवलप कर रहे हो, चाहे वो आपकी निर्गुण भक्ति है, चाहे सगुण भक्ति है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप मानते हो या फॉर्मलेस गॉड को आप मान रहे हो, उसे ग्लोरीफाई कर रहे हो अपने संसार में रहते हुए, अपने काम करते हुए, तो वो आ गया आपका भक्ति योग। जो समर्पण भावना जो होती है वही भक्ति योग का समर्पण भाव तो आपके जितने भी योग के पाठ है सबके अंदर समर्पण बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट सरेंडर जब तक नहीं होगा, आप उसको जॉयफुली और फेथफुली आप कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ के लिए। तो समर्पण भाव तो हमारे हर योग के अंदर, यहाँ तक कि आप आसन भी करते हो उसके अंदर भी आप समर्पण भाव के साथ ही करते हो। कंप्लीट जब सरेंडर करते हो तो आपको जो एक मन में जो डाउट होता है वो ख़त्म होता है, वो उस तरह को जॉय की फीलिंग होती है, आप उसको फील करते हो। और समर्पण भाव जब आता है ना, उस टाइम आप उसके रिजल्ट की आप बिल्कुल परवाह नहीं करते हो। आपका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो आउटपुट होगा, आपका फोकस उस पर नहीं होता है। आपका फोकस होता है उस काम को मैं अच्छे से परफेक्टली बहुत मन से करूं, पूरे जॉय के साथ में करूं। ओके, बिल्कुल। तो आपका भक्ति योग का ये मतलब है कि आप कंप्लीटली सरेंडर हो सुप्रीम के लिए, कि मुझे जिस उद्देश्य से यहाँ पर भेजा गया है, मुझे जिस उद्देश्य से एक मानव का जो शरीर मिला है, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए मैं भगवान के सरेंडर में अपने आप को और अपने हर एक्शन को कर रहा हूँ। ये हमारा भक्ति हो गया। फिर हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग में सिंपल हम चीज़ रखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जन्म से, और जो चीज़ हम गैदर करते हैं वो सारे नॉलेज गैदर करते हैं। एक तो होता है संसार की नॉलेज, चलना फिरना खाना सोना, ये जो हम एक नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये सारा दुनिया का हर क्रिएचर कर रहा है। जितने भी स्पीशीज़ हैं वो सारी ये चीज़ बड़ी कॉमन सी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा जब हम उसके बियॉन्ड जाते हैं, जब हम अपने समझते हैं कि लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, और जब मैं ईश्वर को जानने की कोशिश करता हूँ, उसके परे का ज्ञान को जानता हूँ, मैं अपने माइंड बॉडी सेंसेस के बियॉन्ड में जाने की कोशिश करता हूँ, उस ज्ञान को जानने के लिए हम ज्ञान योग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल जो कंडीशन आती है, वो धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से आपकी बढ़ती जाती है। उसके लिए आपको गुरु हेल्प करते हैं। मतलब एक होता है ना डे टू डे लाइफ के जो आपके टीचर्स होते हैं, उनके अलावा आपके पर्पस को जानने के लिए जो आपके गुरु होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंट होता है ज्ञान योग का, यानी कि जिस पर्पस के लिए आप आए हो, अपने आप को जानना, अपनी लाइफ के पर्पस को जानना, एक होता है ज्ञान, उसके अंदर हम योग जोड़ देते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है, यानी कि द नॉलेज फुल ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस और द नॉलेज ऑफ हु एम आई। तो आपका ज्ञान योग हो गया। फिर आया था आपका राजयोग। राजयोग का होता है कि आप अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंचना,
यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, या कि इंडिविजुअल सोल और जो सुप्रीम सोल है, आप उसके अंदर जब मर्ज होने की आपकी जब इच्छा होती है, जब सारे योग को आप क्रॉस करके जब आप ज्ञान योग की तरफ आते हो, उस पाथ पे जाने के लिए सूत्र बताए हुए हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल ही है कि आप आखिरी में मर्ज होना चाहते हो सुप्रीम के अंदर। ये आपका ये राजयोग वो राजयोग नहीं है जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं कि नहीं नहीं इसकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है, ये राज करेगा। नहीं, राजयोग ये होता है कि माइंड को उस अवस्था पे लेके जाना जहाँ पर आप सच चित्त आनंद यानी कि एब्सोल्यूट ब्लिस को फील करते हो, वो आपका राजयोग है। और राजयोग जो सबसे बहुत सुंदर सूत्र लिखा हुआ है, महर्षि पतंजलि ने जो पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है अष्टांग योग जो है, वो राजयोग की प्राप्ति के लिए ही है, जिसमें 8 पाती हैं, आपके 8 आपके स्टेप्स हैं जिसको हम राजयोग के अंदर उतरने के लिए फॉलो करते हैं। उसमें आ जाता है, सबसे पहले शुरू करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो आसन है वो पहला बिल्कुल स्टेप है। जो पहले जो 4 स्टेप्स हैं वो आपके फिजिकल लेवल के ऊपर आपको वर्क करते हैं, और जो लास्ट के 4 स्टेप हैं वो आपके माइंड और सेंसेस के लेवल पे वर्क करके आपको उस अवस्था तक लेके जाते हैं जो आपका अल्टीमेट गोल है। तो पहला हम अगर बात करते हैं इसमें आसन, तो सॉरी यम और नियम। यम नियम के अंदर यम आ जाता है कि कुछ सोशल कंडक्ट्स बने हुए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और कुछ नियम बने हुए हैं जिसमें आपके शरीर की शुद्धि है, आपके चित्त की शुद्धि है। वो पहली चीज़ है, मतलब बॉडी को प्रिपेयर करना है आपको आसन के लिए। तो हर एक स्टेप एक दूसरे स्टेप की प्रिपरेशन है। तो यम नियम आप फॉलो करते हो, फिर आप आते हो आसन के ऊपर। आसन के अंदर कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं। आसन बहुत तरह के हैं, पर एक्चुअल में आसन का मतलब ये है कि आप जिस अवस्था के अंदर बहुत देर से आराम तक बैठ पाते हैं वो आसन है। स्थिर सुखम आसनम, यानी कि आप होल्ड कर रहे हो उस स्थिर स्थिति को, उस स्टिलनेस को, और उसके अंदर आपको आराम या सुख की अनुभूति हो रही है। अब ये जैसे मैं बैठा हूँ, क्या इसको आसन कहेंगे फिर? बिल्कुल, आसन मतलब होता है पोस्चर। किसी भी पोस्चर को आप होल्ड करना, कंफर्टेबली होल्ड करना, वो आसन है। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सा आसन कर रहे हो और उस आसन के अंदर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कब इस जगह से, इससे बाहर निकलूं, तो वो आसन नहीं है। वो आसन नहीं है, क्योंकि आपका माइंड उस जगह से बाहर निकलना चाह रहा है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट है। वो आसन बिल्कुल भी नहीं है। आसन आपका परफेक्ट आसन तब होता है जब उस अवस्था के अंदर आप एक आराम महसूस करते हो और सुख महसूस करते हो। सुख यानी कि कंफर्ट फील करते हो। उस अवस्था में आप ज़्यादा देर तक आराम से बैठ सकते हो। आसन का पर्पस यही है कि आप आराम से उस पोजीशन को स्थिरता से आप उसको होल्ड करो काफ़ी देर के लिए, और आप उस नेक्स्ट स्टेप की तैयारी होती है वो आसन, ताकि आप प्राणायाम कर सको। अगर आप बैठ ही नहीं पा रहे हो तो आप प्राणायाम और कंसंट्रेशन तो बहुत दूर की, बहुत बाद की बात है। सबसे पहला तो ये है कि आप शारीरिक तौर के ऊपर सुख की अनुभूति करो, आराम की अनुभूति करो। उसके बाद के स्टेप्स तो फिर उसके बाद ही होंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमने अब जब आप बात कर रहे हैं आसन की, तो अब आपने आसन को साध लिया, यानी कि आप उस आसन के अंदर जिस आसन को आप साध लेते हो, जिस आसन में बहुत देर तक बैठ सकते हो, हम शुरू करते हैं फिर प्राणायाम। प्राणायाम वाला जो स्टेप होता है वो अब शुरू होता है किसी भी एक आसन में बैठ करके। आसन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कहते हैं कि जितने लाख हमारी 84 लाख योनियाँ हैं, तो उतने ही तरह के आसन भी होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब उस पर ये है कि आप चूज़ करोगे कि आपके लिए कौन सा आसन आप सिद्ध कर सकते हो, यानी कंफर्टेबली उसको देर तक होल्ड कर पाते हो। ओके, बिल्कुल। ज़्यादातर हम बैठने वाले आसन को ही कंफर्टेबली होल्ड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राण वायु, प्राण शक्ति। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण के ऊपर आपका कंट्रोल। प्राण प्लस आयाम, ये संस्कृत के 2 वर्ड हैं जिसको मिलाकर के प्राणायाम बना है। प्राण यानी कि आपके अंदर जो वाइटल फोर्स है, जो आपकी ब्रीदिंग चल रही है, वो एक वाइटल फोर्स मानी जाती है आपके योग की प्रक्रिया में। ये जो वाइटल फोर्स है, अगर मैं इस प्राण शक्ति को, या जो आपके अंदर सांस आ रही जा रही है, इसे मैं रोक दूं या आपके शरीर से अलग कर दूं, तो बॉडी आपकी डेड मानी जाएगी। इसको अलाइव करता है वो आपका सिर्फ प्राण ही है,
जो आपके शरीर को चलाता फिराता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइटल फोर्स मानी जाती है, और इसको कंट्रोल करके या इसको हम रेगुलेट करके और इसको प्रॉपर ब्रीदिंग में कन्वर्ट करके हम इससे बहुत फ़ायदे ले सकते हैं, शारीरिक तौर के ऊपर भी, फिर मानसिक तौर के ऊपर भी, और धीरे धीरे ये आपको अध्यात्म की तरफ भी लेकर के जाता है। योग अपने आप में, आप स्टार्टिंग कभी भी योग की तब ऐसे नहीं करते कि मुझे आध्यात्म में जाना है या मुझे ईश्वर को जानना है। शुरुआत आप अपने शरीर को ठीक करने से शुरुआत इसकी होती है। तो शरीर के ऊपर काम करता है आपका सबसे पहले। जब आप अपने आसन में, सिद्ध आसन में बैठते हो, उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हो, और प्राणायाम के बहुत से प्रकार हैं। आपका एक पूरा ग्रंथ, एक बुक लिखी हुई है, वो भी अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरह के प्राणायाम का उल्लेख किया हुआ है। तो कुछ कॉमन प्राणायाम है, जैसे बताती हूँ मैं आपको कि भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, जिसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद हो गया अनुलोम विलोम, जिसमें हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं। फिर आगे आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम को ही हम ब्रेथ के होल्ड के साथ में करते हैं, तो आपका नाड़ी शोधन आ गया। इस तरह से करते हुए हम प्राणायाम के अलग अलग तरह के प्राणायाम करते हैं, और इससे आपका एक तो ब्रीदिंग आपकी फिजिकल लेवल पे डीप ब्रीदिंग जब होती है तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल रही है, और वो ऑक्सीजन आपके एक एक सेल तक पहुंच रही है। तो फिजिकल लेवल पे यह आपको इस तरह से लाभ देती है कि जितने भी फिजिकल लेवल के आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, वो ठीक होती हैं। मेंटल लेवल पे आपको ये बहुत शांत करती है। आपके जो थॉट्स होते हैं धीरे धीरे वो सटल होते हैं, वो सेटल होते हैं, और जो थॉट्स अलग अलग तरह से उठ के आते हैं, और चेन ऑफ थॉट्स आपकी बन के चली आती है, एक थॉट से लेकर के आप किसी थॉट तक दूर तक पहुंच जाते हो, उस पर थॉट पे कंट्रोल आता है। तो कभी भी आप थॉट को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर मैं सोचूं कि मैं अपने थॉट को कंट्रोल कर लूँ, जो माइंड और जो उसकी मिस्ट्रीज़ है ना, वो इस लेवल की होती हैं कि आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइंड का काम है सोचना। आप माइंड को कभी भी सोचने से रोक नहीं सकते हो। यहाँ पर आपको जो हेल्प करता है, वो आपको हेल्प करता है ब्रीदिंग। तो जो ब्रेथ है आपका, जो आपके श्वास है, वो आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड के बीच में एक तरह का सेतु है, एक तरह का ब्रिज है, जो हेल्प करता है आपके थॉट्स को रेगुलेट करने के लिए। तो आपकी बॉडी और जो माइंड के थॉट का जो कंट्रोल है, वो आता है कंट्रोल आपके प्राणायाम से। प्राणायाम के बाद में हम आ जाते हैं यम नियम आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार। जब आपके ब्रीदिंग डीप होती है और थॉट सेटल होते हैं, तो होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याहार। जो सेंसेस की जो टेम्पटेशंस होती हैं वो कंट्रोल होती है, जैसे कि आपकी नींद पे आपका कंट्रोल आता है, ओवर स्लीपिंग से आप बचते हो, आपकी भूख पे आपका कंट्रोल आता है। इस तरह के जितने भी जो सेंशुअल लेवल की जो आपके कंट्रोल्स होते हैं, वो धीरे धीरे आने होते हैं, इसको हम विड्रॉल ऑफ सेंसेस बोलते हैं। ओके, बिल्कुल। तो प्रत्याहार, फिर धारणा की अर्ली स्टेज जो कंसंट्रेशन की होती है, धारणा। फिर ध्यान, यानी कि आपकी शुरू होती है ध्यान की स्थिति, जो आपको कंसंट्रेशन, जिसको प्रॉपर कंसंट्रेशन बोलते हैं। जब आप एक बिंदु पे केंद्रित होते हो और उसमें आपका थॉट जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर चलता है, उस टाइम आपके थॉट आपको डिस्टर्ब नहीं करते, माइंड बहुत सेटल होता है। ध्यान, और फिर समाधि। समाधि जो स्टेज होती है, जैसे कहते हैं ना कि पानी बिल्कुल शांत है, उसके अंदर हम एक स्टोन या कुछ भी चीज़ डालेंगे तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो माइंड के अंदर रिपल क्रिएट होते हैं, वो रिपल इतने सेटल हो जाते हैं, माइंड के थॉट्स के जो रिपल होते हैं वो इतने सेटल हो जाते हैं कि उस टाइम फिर आपको फील होता है एब्सोल्यूट ब्लिस, जिसको हम बोलते हैं सच्चिता आनंद की जो अनुभूति होती है वो। और वही जो स्टेज होती है वो हमारी समाधि की स्टेज होती है, समाधि की अवस्था होती है। यम नियम प्राणायाम, नहीं, यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारे 8 जो लिम्स बोलते हैं हम अपने राजयोग के, तो वो ये है। अब राजलक्ष्मी जी, आपने इतने अच्छे से बताया कि योगा क्या है, योगा का महत्व भी आपने समझाया। अब 4 तरह का योगा हुए और 8 तरह के आसन हुए, तो एक नॉर्मल बंदा जिसे रोज़ अपने काम पे भी जाना है, जॉब भी करनी है, फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, वो योगा करना तो चाहता है मगर इतना कुछ तो कर नहीं सकता। उसके पास मैक्सिमम 45 मिनट्स हैं, तो वो क्या करे ऐसा जिसके वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके और कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कर ले जिससे उसे योगा का क्या कहना चाहिए, जिससे उसे योगा का फ़ायदा ले सके वो।
राहुल जी, पहली बात तो ये है कि पूरा योग करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा योग मैंने आपको बताया है कि वो इतना वास्ट है, उसमें इतने सारे आसन हैं, तो सारे आसन तो एक बार में एक इंसान नहीं कर पाता है। और जैसे आप बता रहे हो कि टाइम की लिमिटेशन होती है, जो अर्बन लाइफ है, जो अर्बन लाइफस्टाइल है, उसमें टाइम का हमेशा एक इशू रहता ही है कि टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। 45 मिनट्स तो फिर भी आप कह रहे हो वो तो टाइम में क्या कर सकता है, वो भी काफ़ी ही है अगर उतना टाइम में मिल जाए। लेकिन अगर किसी के पास में सिर्फ आधा घंटा भी है और उसको कोई एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के को मेंटेन करने के लिए, उसे कोई पर्टिकुलर कोई डिज़ीज़ या कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है, तो वो आधे घंटे की योग की प्रैक्टिस करके और उसका पूरा लाभ ले सकता है। उस आधे घंटे की प्रैक्टिस के अंदर कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जैसे कि जो मेन आसन की तैयारी करने के लिए जो छोटे छोटे से प्राणायाम एक्सरसाइज करी जाती है, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, जैसे कि हमारी नेक की एक्सरसाइज हो गई, शोल्डर्स की हो गई, आर्म्स की, लेग्स की हो गई। वो छोटे छोटे से एक्सरसाइज हैं जिनको करके उसके बाद में सूर्य नमस्कार जो है वो अपने आप में एक पैकेज है जिसमें 12 आसन का जो कोऑर्डिनेशन है, पूरे जो आसन है उसमें आपकी हेड टू टो जो स्ट्रेचिंग होती है, ख़ास तौर से जो स्पाइन की मूवमेंट होती है, वो काफ़ी है एक हेल्दी बॉडी को अचीव करने के लिए। 5 राउंड सूर्य नमस्कार के। प्राणायाम के ऊपर अगर हम आते हैं तो जो बेसिक प्राणायाम है जिसमें हम लोग भस्त्रिका बोलते हैं, इसमें डीप ब्रीदिंग करनी है होती है, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे इनहेल और एक्सेल आराम से ये करना है। उसके बाद में कपालभाति, जिसमें हम एक्टिव एक्सलेशन करते हैं, सिर्फ एक्सेल पे हम फोकस करते हैं। फिर आ गया ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं। और फिर आपका भ्रामरी और ओम का उच्चारण और ध्यान करके ये हम छोटा सा 15 मिनट का एक जो पैकेज होता है प्राणायाम का, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें बहुत बेसिक प्राणायाम है ये, लेकिन आपको इसका लाभ पूरा मिल जाता है एक नॉर्मल अवस्था के अंदर। और फिर एक छोटा सा 5 मिनट का रिलैक्सेशन बस, और एंड देन यू आर ऑल सेट फॉर द डे। ओके। हाँ, 24 आवर्स आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको पूरे दिन बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपने काम में मन लगेगा, मेंटली बहुत रिलैक्स रहोगे। जिनको प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छी नींद लोगे, उठोगे आप। और ये आधा घंटे का जो आपका योग की जो प्रक्रिया है, जिसमें आपके आसन, प्राणायाम और आपका शिथिलीकरण यानी कि रिलैक्सेशन आ गया है, वो काफ़ी है आपके एक दिन के रूटीन को मेंटेन करने और के लिए। ये एक अगर कोई नॉर्मल बंदा शुरू करता है, पहले उसने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करी, हाँ जी, फिर सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार के 5 सेट करे, बिल्कुल, फिर उसने प्राणायाम किया, प्राणायाम ये 3 प्रकार के किए, हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद उसने 5 मिनट रिलैक्सेशन किया। आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स करना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, हेड टू टू अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और भगवान का धन्यवाद करना इस अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। तो ये सफिशिएंट है एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। आधे घंटे में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ये इस करने से कितने दिन में वो इंसान अपने अंदर फ़र्क महसूस करने लगेगा? करने के तुरंत बाद ही फ़र्क लगेगा। मैं कहती हूँ पहले वाला जो दिन होगा, पहला दिन ही वो इतना अच्छा और इतनी पॉजिटिविटी में, इतने हाई एनर्जी के अंदर, और वो जो रात को जो दिन का एंड होगा तब तक वो जो वेलबींग और एक पॉजिटिविटी फील होगी, वो पहले दिन से ही फील होगी। कोई भी जब लोग पूछते हैं कि हम जब योग शुरू करेंगे तो हमें कितने दिन में लाभ होगा, हाँ जी, हाँ जी। मेरा ये मानना है कि आपको करते के साथ में ही मेंटल और फिजिकल लेवल पे ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्या योगा टीवी पे देख के किया जा सकता है या एक अच्छे गुरु की आवश्यकता जरूरी है? टीवी पे देख कर के आप नॉलेज ले सकते हो, उस योग के बारे में जान सकते हो, उस योग से क्या फ़ायदे हैं आप वो भी जान सकते हो। लेकिन किसी अच्छे टीचर की देख रेख में आप करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गुरु आपको या टीचर आपको हेल्प करेगा कि टेक्निकली आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आपको उसी वक्त करेक्ट कर दें। तो बेटर तो यही है कि आप किसी अच्छे टीचर की देख रेख में आप उसको शुरू करो। जैसे हम ये अपना पॉडकास्ट एकदम बेसिक रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कुछ ऐसे योगा
कुछ ऐसे योग या आसन या कुछ ऐसी पर्टिकुलर इलनेस जो लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपको लगता है कि अगर योग की शरण में आएंगे लोग तो उनकी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस उनको तंग नहीं करेंगी, या तंग करने लगी हैं तो कवर हो जाएंगी? बिल्कुल कुछ आसन हैं, जैसे कि मैं अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करती हूँ तो बहुत कॉमन है वो आजकल आपके, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, जितने भी डिजीज रिलेटेड टू योर एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोनल से आपके डिसबैलेंस की वजह से होता है, जैसे पीसीओडी हो गया आपका, थायराइड हो गया, तो वो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर ही आ गया आपका। उसके अलावा आपके बैक के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन हो गया, आपके जो अपर बॉडी में जो हंच आ गया है आपके बैड पोस्चर की वजह से, वो हो गया, तो वो सारे आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर कवर हो जाते हैं। और जो हम बेसिक योग आसन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ कवर होने शुरू हो जाते हैं। योग के अंदर मैं और चीज़ कवर करना चाहूँगी, सिर्फ आसन ही नहीं, हम अगर इसमें 5 पॉइंट अगर मैं डालती हूँ तो उसमें होता है ना कि प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसको हम आसन बोलते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग यानी कि आपकी प्राणायाम, फिर आ गया आपका प्रॉपर फूड, जिसमें हम योग के अंदर हम कंसिडर करते हैं सात्विक भोजन और टाइम से भोजन करना। ओके। बिल्कुल, ये भी एक ज़रूरी पार्ट होता है। और उसके बाद में आ गया आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आप कितना पॉजिटिव रहते हो वो। और उसके बाद में आपका आ गया कि रिलैक्सेशन का पार्ट। टाइम से भोजन करना मतलब सनसेट से पहले कर लेना, उसे टाइम से बोलते हैं? देखो आजकल की जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोग जो अपने घर पे आते हैं वो सनसेट के बाद तक ही जो हाँ जी, पहुंचते हैं लोग। मेरा पॉइंट यही था। बिल्कुल, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आपने अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया है, फिर आपने टाइम के ऊपर अपना जो लंच कैरी कर रहे हैं, आपने लेविश लंच यानी कि इसमें प्रॉपर, जिसमें हम बोलते हैं ना कि इंडियन फूड या प्रॉपर थाली वाला खाना, जिसमें आपको सारे टेस्ट आपको उस खाने में मिल जाते हैं, बैलेंस डाइट। और इवनिंग का जो खाना है आपका, अगर आप उसको 8-9 बजे भी खा रहे हो तो उसको आप लाइट से लाइट रखो, बिल्कुल सिंगल पॉट मील, जैसे कि आपकी वेजिटेबल खिचड़ी हो गई, आपका वेजिटेबल दलिया हो गया, आपकी इडलीज़ हो गई, तो बिल्कुल जो लाइट खाना इसको बोलते हैं, जिसको पचने में बहुत टाइम नहीं लग रहा है, आप वो खाना ले सकते हो। या फिर आप खाना अपना अवॉइड कर सकते हो अगर आपने ऑफिस में कुछ अर्ली मील ले लिया है तो करीब 6-7 बजे करीब। तो इस तरह से आप अपने रूटीन को थोड़ा सा यौगिक वे में स्ट्रीमलाइन कर सकते हो और आप इसका लाभ ले सकते हो पूरा। तो आप कुछ बता सकती हैं हमें, जैसे डायबिटीज़ बोला आपने, हाँ जी। और बाकी लाइफस्टाइल, तो कौन सा योग या कौन सा आसन इसमें कामयाब है? देखिए पीसीओडी पे कौन सा करना चाहिए, डायबिटीज़ पे कौन सा करना चाहिए, बिल्कुल, और कितना करना चाहिए? आसन कितना करना चाहिए इसकी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप अपना एक आधे घंटे, से मैंने बताया कि अगर टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए भी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो। सूर्य नमस्कार के अंदर जो हमारे 12 बेसिक पोस्चर होते हैं, योग के अंदर जो बेसिक पोस्चर है वो हम 12 पोस्चर मानते हैं, और उन 12 बेसिक पोस्चर्स की वेरिएशन ही आगे जाके 1000 और लेग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल, जैसे एक अल्फ़ाबेट होते हैं ना, 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में अगर होते हैं, उनसे पूरा एक लैंग्वेज का एनसाइक्लोपीडिया डेवलप होता है। ऐसे ही जो बेसिक पोस्चर्स होते हैं, हमारे बेसिक जो आसन होते हैं, उसी से हमारे आगे जाकर के आसन बनते चले जाते हैं, उन्हीं की वेरिएशन है ये। तो जब सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के अंदर हमारे सारे जो 12 बेसिक पोस्चर्स हैं वो सब कवर हो जाते हैं। तो मैं अगर बोलती हूँ कि अगर एक किसी को डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ के लिए आसन कर रहे हैं या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ डायबिटीज़ को कवर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अदर इलनेस को, चाहे वो फिजिकल लेवल के ऊपर है, चाहे वो आपके मेंटल लेवल के ऊपर है, वो सबको कवर कर रहे हैं। कि योग आप एक चीज़ के लिए आप कर रहे हो, एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, एक तरह का योग पैकेज, लेकिन बाय प्रोडक्ट दैट थिंग इज़ वर्किंग ऑन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर बॉडी एंड द माइंड एंड ऑन योर लाइफस्टाइल। ओके। बिल्कुल। तो जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो योगा है ये एजिंग प्रोसेस भी स्लो कर देता है। बिल्कुल। आपकी बॉडी पे और आपके फेस पे उसका प्रभाव बंद नहीं करता, लेकिन कम कर देता है। क्या मैं सही करूँ? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी। और एजिंग, एक्चुअल एजिंग हम माने तो क्या चीज़ होती है, सबसे पहला फिजिकल लेवल पे जो एजिंग का इफेक्ट दिखता है वो ये होता है कि फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, हेयर फॉल्स हो रहा है, तो वो एजिंग की एक प्रक्रिया है जो शरीर बना है
धीरे धीरे वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जाता है। उस प्रोसेस को हम एजिंग बोलते हैं। ये फिजिकल लेवल पे है कि वो दिखती है, आपके रिंकल्स दिख रहे हैं, आपके बॉडी में चेंज दिख रहा है, आपकी आईसाइट वीक हो रही है, ये आपका फिजिकल लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वीक हो रहे हैं। और मेंटल लेवल पे जो एजिंग दिखती है वो ये होता है कि आपके मेमोरी लॉस होना शुरू होता है, आपके जो ब्रेन्स के सेल एंड न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, और जो सेल्स की बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। दैट इज़ आल्सो अदर लाइक एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग। और एनर्जी लेवल में भी बहुत फॉल आता है। जो एनर्जेटिक जो आप यंग एज में फील करते हो वो एजिंग के साथ साथ वो कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे आप एज करते हो वो बहुत धीरे धीरे कम होते होते और वो लेवल बहुत डाउन हो जाता है। हम एजिंग को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को हम बहुत स्लो कर लेते हैं अपने योग के माध्यम से। जैसे कि मैंने बताया कि हम योग के जो 8 पार्ट जो फॉलो करते हैं, अष्टांग योग, जिसमें आ गया आपका यम नियम आसन प्राणायाम, ये सारे पार्ट जब आप फॉलो करना शुरू करते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। आप एनर्जेटिक रहते हो, मतलब लुक वाइज तो आप यंग दिखते ही हो, पर महसूस भी करते हो, एनर्जी लेवल के ऊपर भी उसको महसूस करते हो, और थॉट के प्रोसेस पे भी आप उसको महसूस करते हो। तो बहुत सारे हैं जो हेड टू टो आपको टोनिंग देते हैं, ऐसे आसन भी हैं। प्राणायाम इसके अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि एक एक सेल को लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके एक एक सेल, एक एक टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ तक जाता है और ऑक्सीजन देता है। तो आप हमें कुछ ऐसे फेस योगा कुछ टिप्स बता सकते हो जो हमारी फीमेल ऑडियंस हैं, जो उन्हें उससे फ़ायदा मिले, वो एक्साइटेड हो, और अगर उन्हें पसंद आएगा तो हम उस पर एक डिटेल पॉडकास्ट फिर से करेंगे। बिल्कुल। और आजकल का ये बहुत ट्रेंड है, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहली चीज़ जो होती है वो लुक होती है। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो सबसे पहले हम अपने फेस पे हमारी नज़र जाती है, या कोई हमसे मिलता है तो उसकी जो पहली नज़र जाती है वो आपके चेहरे पे ही जाती है। Exactly. तो आजकल ये भी होता है कि सिर्फ फीमेल में नहीं, या हर कोई चाहता है कि एक टोन फेस, चमकदार स्किन, ब्राइट आइज़ और हेल्दी हेयर, ये सबको मिले। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये, क्योंकि ये लोग अपने लुक्स को लेकर के आजकल बहुत कंसर्न हैं। बिल्कुल। तो फेस योगा में मैं कुछ करने वाले एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप कर सकते हो, और कुछ टिप्स भी बताऊँगी जो आप फॉलो कर सकते हो, और आपको एक अच्छा टोन फेस और ब्राइट स्किन मिल सकती है। प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो मैं अभी इस पोजीशन के अंदर आती हूँ, और पहली चीज़ है कि आप बिल्कुल सीधे बैठिए। ओके। स्ट्रेट आपको बैठना है। अब चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, चाहे आप आसन पे लगा के आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल शांत और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना होगा, ठीक है। फेस बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, और एक्सरसाइज करनी है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं नेक की, तो वो आपकी फेस की स्किन को टाइट करता है। तो सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ मैं आपको। इनहेल करते हुए, सांस को लेते हुए आपको ऊपर देखना है, आपके जो लिप्स हैं और जॉज हैं वो मिले हुए रहेंगे, और एक्सेल करते हुए आप अपने आप को, फेस को पूरा डाउन कीजिए, चिन को आप कॉलर बोन के अंदर फिक्स कीजिए, ठीक है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो 10 to 12 टाइम्स आपने अप डाउन किया फेस को। शोल्डर्स को रिलैक्स रखते हुए इनहेल, एक्सेल करते हुए अपने राइट साइड में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि चिन को शोल्डर से अलाइन करें। इनहेल करते हुए सेंटर, एंड एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, एंड देन इनहेल बैक टू सेंटर। तो 10 से 12 बार आपने इस मूवमेंट को किया। उसके बाद में ड्रॉप योर राइट ईयर ऑन टू द राइट शोल्डर लाइक दिस। So it will help you stretch all your side muscles and side facial muscles. Inhale up and exhale down to the other side. Inhale back to center. हर मोमेंट को आप 10 to 12 टाइम्स कर सकते हो। उसके बाद में हम रोटेशन करेंगे। पहले सेमी रोटेशन करेंगे, हाफ रोटेशन एंड देन फुल रोटेशन। सेमी रोटेशन के लिए सबसे पहले आप अपनी चिन को चेस्ट की तरफ डाउन करेंगे and make a semicircle, the half circle like this. Again 10 to 12 times. Inhale up and now chin up,
and then we will massage on the cervical region. So make a semicircle onto your back side. Back to center. Now we'll make the full rotation of the neck. Chin down and full rotation clockwise, very slowly and gently, and then anti-clockwise. So 5 to 6 rounds onto each side, clockwise and anti-clockwise. Now tense your shoulders and relax, stretching your shoulder forward and then back. So it will not help to tone your facial muscle, but also help to make your neck muscles flexible and get rid of your cervical problems. So it will help to make your posture more correct, क्योंकि अगर पोस्चर आपका झुका हुआ होता है तो अपने आप ही आपकी डबल चिन दिखती है. करेक्ट. तो पोस्चर आपका ठीक होगा, सो इट विल हेल्प टू लुक योर फेस मोर फर्म एंड मोर टोन. इसके अलावा फिर सिंपली मेक अ बलून ऑफ योर फेस, लाइक इनहेल, होल्ड करना इस बलून को कुछ सेकंड के लिए, लाइक 10 सेकंड के लिए होल्ड किया एंड देन एक्सेल. इनहेल किया, धीरे धीरे अपनी जो होल्ड है वो बढ़ाते जाइए. 10 से आप 20 सेकंड, 30 सेकंड ये टाइम को बढ़ाइए और फिर होल्ड एंड देन रिलीज. सेम वे इनहेल, एंड रिलैक्स. सेम वे इनहेल, एक्सेल, रिलीज. आप करके देखिए, आपको फील होगा दैट योर ऑल द मसल्स आर गेटिंग स्ट्रेच्ड एंड टोन. तो ये सारी जो लाइन की शेप आपको मिलेगी एंड देन ये डबल चिन है ये जाएगी. इसका जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ये पूरा जो आपका ईयर लॉब से लेकर के जो टेम्पल एरिया है इसकी स्ट्रेचिंग होगी. तो आप ये करिए. सेकंड फिर आपका ये आता है कि इनहेल करते हुए हमिंग साउंड, माइंड को और फेस पे जो पूरी वाइब्रेशन आप फील करते हो तो इंटरनल मसल को रिलैक्स करता है. इससे आपका फेस हमेशा रिलैक्स रहेगा. तो ये कुछ एक दो मैं आपको बताया जो आसन हैं या जो आप फेशियल मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हो. उसके अलावा देर अदर एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम के लिमिटेशंस हैं तो मैं आपको एक ही दो बता रही हूँ. तो आप इसको करिए, इतने में ही आपको बहुत बहुत फ़ायदा लगेगा और आपको लगेगा हाँ स्किन के रिंकल्स कम हुए हैं, स्किन ब्राइट हो गई है. और कुछ टिप्स हैं, जैसे कि जब आप फेस को धोते हो तो कोशिश करिए कि गर्म पानी कम से कम फेस पे यूज़ नहीं करें. इससे क्या है कि बॉडी जो आपके जो स्किन है इसका जो नेचुरल मॉइस्चर है या जो नेचुरल ऑयल है वो सारे निकल जाते हैं, स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से रिंकल जल्दी आते हैं और ड्राइनेस और रैशेस फेस पे आते हैं. तो हमेशा नॉर्मल वाटर या नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी वो यूज़ करें. सीजनल फ्रूट खाएं, बैलेंस डाइट लें और एक बहुत अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है. पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन और योगा, ये आपके सिर्फ फेस के रिंकल को नहीं पूरी बॉडी के रिंकल्स को ही ख़त्म करेगा. तो मतलब कहते हैं सिर्फ फेस पे नहीं, पूरी बॉडी को टोन करिए, पूरी बॉडी को हेल्दी कीजिए. ठीक बात. और अपनी एजिंग को स्लो कीजिए. बिल्कुल राइट राजलक्ष्मी जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ. समय का थोड़ा अभाव है, वरना हम इसे और आगे कंटिन्यू करते हैं. और हम अपने ऑडियंस से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको मज़ा आ रहा है और आप चाहते हैं हम इसका पार्ट 2 करें, पार्ट 3 करें और फेस योगा पे या एजिंग को डिले करने के लिए हम एक डेडिकेटेडली एक एपिसोड करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. हम इसे भी फिर से करेंगे. एंड दिस इज़ फॉर यू मैम. थैंक यू सो मच. नमस्कार.